तो आज का हमारा क्लास होगा केमिस्ट्री में और ये छठा क्लास है। जैसा कि पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं पेट्रोलियम के बारे में। किसके बारे में है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक मिक्सचर है यानी कि मिश्रण है। और वो पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? यह हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का। किसका मिश्रण है? पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग याद रख लीजिएगा कि पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। बताइए पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? देखिए, अगर नहीं याद रहे तो ऐसे सोचिएगा, पेट्रोल आप गाड़ी में डालते हैं और गाड़ी में डालने के बाद आप चलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है। और धुआं जो काला काला होता है तो वह काला काला धुआं को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन ही तो कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन ही न कहते हैं। जैसे कि अगर कभी कभी देखिएगा गाड़ी स्टार्ट नहीं होता रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? प्लग को निकालते हैं और प्लग पर क्या लग गया होता है? काला काला, तो हम लोग बोलते हैं कि कार्बन लग गया है। उस कार्बन को पहले साफ करते हैं और इसके फिर उसको लगाते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन वह एक तत्व है। किसका? घटक है पेट्रोलियम का। या क्वेश्चन को अगर इस तरह से पढ़े कि पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वर्ण। स्वर्ण का मतलब होता है सोना, और सोना को हम लोग संकेत के दृष्टि से समझेंगे AU। और इसका जो आपको लैटिन नाम होता है ऑरम। क्या होता है? ऑरम। ठीक है, क्या होता है? ऑरम। स्वर्ण की शुद्धता मतलब कि सोना की शुद्धता। स्वर्ण मतलब सोना की शुद्धता। स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण का शुद्धतम रूप होता है, देखिए इसको कट कर दीजिए, यहाँ से आप लोग याद रखिए कि स्वर्ण का यानी कि सोना का शुद्धतम रूप कितना कैरेट का होता है। अगर शुद्ध सोना का कोई आभूषण बनाया जाए आपका तो वह आपको नहीं टिक पाएगा, वह मजबूत नहीं हो पाएगा। इसलिए सोना को मजबूत करने के लिए इसमें आपको अन्य पदार्थ भी मिलाया जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए कि अगर पूछे कि अशुद्ध सोना जो आभूषण बनाया था वो कितना कैरेट का? कितना कैरेट का? और शुद्ध सोना कितना कैरेट का? याद रखिएगा। तो अब जो दुकान में जाएंगे खरीदने के लिए आप, तो दुकानदार से जब देंगे तो आप क्या पूछेंगे कि यह कितना कैरेट का सोना है, और चेक कर लेंगे आप लोग कि यह कितना कैरेट का है। अगर 24 का होगा तो हम लोग लेंगे, और 24 का नहीं होगा तो हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि वह 24 नहीं होगा तो क्या होगा? इसका मतलब अशुद्ध होगा। क्या होगा? अशुद्ध होगा ना, अशुद्ध ही तो मिलता है। तो अशुद्ध बनाया जाता है आपके सामने में। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए कि पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का? और शुद्ध जिसका आभूषण बनता है कितना कैरेट का? अगला प्रश्न है बर्तन बनाने में, क्या बनाने में? बर्तन बनाने में जो प्रयुक्त किया जाता है जर्मन सिल्वर एलॉय है। कहता है कि बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एलॉय है कॉपर, जिंक तथा निकेल का। ठीक है, इस प्रश्न में कुछ अधूरा बात छूटा हुआ है, छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न है हीमोफीलिया एक प्रकार का रोग है। हीमोफीलिया क्या है? एक प्रकार का रोग है। देखिए याद हो जाएगा, हीमोफीलिया के बारे में समझ लीजिए। मेरे गांव में एक बच्चा है जिसको ये देह हाथ सब मुंह सब ना एकदम फूला फूला नजर आएगा। बात समझ में आ रहा है? और ये चीज़ देखा गया आपको उसके मदर से ही। उनके मदर को भी ये शिकायत था और उनके बच्चे को भी ये शिकायत हो गया, एकदम फूला फूला। बात समझ में आ रहा है? बॉडी पूरा मुंह से फूला फूला, तो उसी को कहा था आपको हीमोफीलिया। तो हम अभी आपको क्या बताया कि ये बात उसके माँ में था और फिर उसके बच्चे में हो गया, यानी कि एक वंश से दूसरे वंश में जो स्थानांतरित होता है, ट्रांसफर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं वंशानुगत रोग कहते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि हीमोफीलिया जो है एक प्रकार का रोग है और यह वंशानुगत रोग है। कैसा रोग है? वंशानुगत रोग है। वंशानुगत है यानी कि एक वंश से दूसरे, यदि माँ को हीमोफीलिया है तो उसके बच्चे को भी हीमोफीलिया हो जाएगा। पिताजी को है तो उसके बच्चे को भी हो जाएगा। अगर दादाजी को तो ये वंशानुक्रम चलेगा ना, दादाजी को उसके पिताजी को वंश में जो है ना, तो वंश में जो है तो मतलब उसका प्रभाव पड़ेगा, सो कहने का मतलब। अब हमारा अगला प्रश्न है, तो इसको याद रख लीजिएगा कि हीमोफीलिया कैसा रोग है? आपका अगला प्रश्न है घरेलू जब आप खाना पकाते हैं तो घरेलू खाना पकाने में आप गैस का यूज करते हैं। बताइए कौन सा गैस का यूज करते हैं? जो गैस छोड़ते हैं आप लोग उस गैस का नहीं, आप लोग उस गैस का यूज करते हैं जो आपको LPG के रूप में माना जाता है। और LPG में होता क्या सब है बताइए? LPG में 4 चीज होता है, जिसमें कि सबसे मुख्य जो है आपको ब्यूटेन गैस होता है। क्या होता है? ब्यूटेन। ठीक है, तो इसमें देखिए घरेलू खाना पकाने में जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वो है आपको द्रवित
ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन आइसोब्यूटेन। का। देखिए द्रवित को हटा दीजिए, आप याद रखिए ब्यूटेन का और आइसोब्यूटेन का, याद रहेगा आपको ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का। देखिए इस दोनों का नाम इसलिए आया है कि इसमें जो सबसे अहम भूमिका जो निभाता है वो ब्यूटेन ही निभाता है। कौन निभाता है? ब्यूटेन। और जानते हैं आप ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। क्या होता है? C4H10। तो इसलिए याद रखिएगा कि एलपीजी गैस में कितना गैस होगा? 4 गैस होगा, ठीक है ना? कितना गैस होगा? 4। और पूरा का वजन कितना होता है सिलेंडर का? वो भी परीक्षा में पूछता है। 30 किलो। 14.4 kg होता है सिलेंडर का वजन, याद रखिएगा। ठीक है ना? ठीक है, तो खाना पकाते समय जो आप जिस गैस का यूज करते हैं वो कौन सा गैस, जल्दी बताइए। एलपीजी। ब्यूटेन और एलपीजी भी आपका आंसर सही होगा, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? और ब्यूटेन का फार्मूला क्या, संकेत क्या होगा? C4H10। C4H10 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नियोन कितने परमाणु वाली गैस है? कौन सा गैस? नियोन एक गैस है। नियोन क्या है? और नियोन कितने परमाणु वाले गैस है? तो एक परमाणु वाले। नियोन कितने परमाणु वाली गैस है? एक परमाणु वाली गैस है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? किसके बारे में पढ़ रहे हैं? नियोन के बारे में। किसके बारे में? नियोन के बारे में। और नियोन एक प्रकार का गैस है और वह कितने परमाणु वाला गैस है? तो इस प्रश्न को भी आप लोग याद रख लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न है किसके द्वारा वनस्पति तेल, क्वेश्चन रिपीटेशन हो गया, जैसे कहेगा जिसे कहेगा कि वनस्पति तेल या वनस्पति घी जो बदलता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा? हाइड्रोजीनेशन प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि हाइड्रोजीनेशन प्रोसेस के द्वारा। उसको हिंदी में हम लोग हाइड्रोजनीकरण कहेंगे। तो बताइए कि वनस्पति घी या तेल किस प्रक्रिया के द्वारा? है ना? ये प्रश्न रिपीटेशन हो गया ना, हल्का हो गया होगा। अब अगला प्रश्न है कि जैव पदार्थों के, जैव पदार्थ मतलब जीवों से संबंधित, जैव पदार्थों के शव लेपन में, शव लेपन मतलब समझे? शव मतलब होता है लाश, सम मतलब क्या होता है? लाश। शव लेपन में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है किसका? एथिलीन ग्लाइकोल का। किसका? एथिलीन ग्लाइकोल का। जैव पदार्थों के शव लेपन में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल का। जैव पदार्थों के सब लेपन में एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग इसको फटाफट से रटेंगे, फिर आगे हम लोग चलते हैं। कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सब लेपन। तो सब लेपन में सब मतलब लाश। जब लाश जो रहता है घर में तो सब रोने में लीन रहता है ना। क्या रहता है? लीन रहता है। इसलिए सब लेपन का चर्चा जब भी हो आंसर में एक ही चीज ढूंढिएगा कि जब सब है, सब लेपन है, तो इसका मतलब सब लीन भी होगा किसी चीज में। किस में लीन होगा? रोने में लीन होगा। इसलिए आते हैं लीन से एथिलीन और ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल। और सब एक दूसरे को गला पकड़ के लीन रहेगा ना, इसलिए ग्लाइकोल क्या हो जाएगा? ग्लाइकोल। बताइए कि जैव पदार्थों में सब लेपन में मुख्यतः क्या प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल। अगला प्रश्न है आपका वाणिज्य में। वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार के काम में टेरिलीन कहा जाने वाला पदार्थ कौन सा है? ठीक है, टेरिलीन कहा जाने वाला पदार्थ कौन सा है? कृत्रिम रेशा है। टेरिलीन कहा जाने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा है? कृत्रिम रेशा है। कृत्रिम का मतलब क्या होता है? मानव के द्वारा बनाया हुआ। अंग्रेजी में उसको कहते हैं आर्टिफिशियल। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल कहते हैं। तो बताइए कि टेरिलीन को और क्या कह सकते हैं हम लोग? उसको हम लोग कहेंगे कृत्रिम रेशा। क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल फाइबर। रेशा का अंग्रेजी क्या होता है? फाइबर होता है। क्या होता है? फाइबर होता है। तब बताएंगे आप लोग कि तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। हम जानते थे कि ये प्रश्न आएगा, इसलिए पानी को छोड़ करके निकोटीन बोला जाएगा। देखिए तंबाकू लोग क्यों खाता है? क्योंकि तंबाकू नीक लगता है ना, तो नीक लगता है इसलिए निकोटीन। इसलिए तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। और उसी से नशा भी आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है रेडियो एक्टिविटी की घटना का खोज किसने किया? देखिए रेडियो एक्टिविटी है, ये प्रश्न पहले भी आप लोग को बताए थे कि जब रेडियो मान के चलिए, जब देखिए रेडियो एक्टिविटी मान के चलिए कि आपके घर में रेडियो है और आप गोलू को बोले कि आप रेडियो नहीं चलाइए, फिर भी वो रेडियो चलाएगा, बार बार चलाएगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि बड़ा बेहुरल बच्चा लग रहा है। तो इसलिए याद कर लीजिए कि बेहुरल मतलब कि बैकुरल। बेहुरल मतलब बैकुरल। तो इसलिए याद कर लीजिए कि रेडियो एक्टिविता की खोज, रेडियो एक्टिविटी की परिघटना का खोज किसने किया है? बैकुरल ने किया है।
किसने किया है? बैकुलर। बैकूलर नहीं है, बैकुरल। किसने? बैकुलर। बैकुरल ने किया है। बात समझ में आ रहा है? रेडियो एक्टिविटी परिघटना किसने किया? बैकुलर ने किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। पेयजल, पेयजल मतलब पीने वाला जल में रोगाणुनाशी मतलब कि रोगाणु को नाश करने वाला जो पदार्थ है वह कौन सा गैस है? बताइए। क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन है। और क्लोरीन का संकेत क्या होता है? Cl। क्या होता है? Cl होता है। क्या होता है? Cl। तो बताइए पीने वाला जल में रोगाणुनाशी पदार्थ का नाम क्या है? क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन है। अगला प्रश्न है कि मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन को। यह कहाँ मिलता है? दलदली क्षेत्रों में और गोबर से भी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है आपका बैकेलाइट। क्या लिखा हुआ है? बैकेलाइट के निर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में व्यापक प्रयोग किया जाता है। किसका? फिनोल का। बैकेलाइट के निर्माण में प्लास्टिक उद्योग में व्यापक प्रयोग किया जाता है। बस चलिए ध्यान दीजिए, बैकेलाइट के निर्माण में, किसके निर्माण में? बैकेलाइट के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा कि फिनोल का। किसका? फिनोल का। बैकेलाइट के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? फिनोल का। चलिए तो बताएंगे आप लोग कि बैकेलाइट के निर्माण में, यहाँ पर देखिए, इस पर यहाँ पर हम काट दिए हैं। बैकेलाइट के निर्माण के लिए व्यापक प्रयोग किया जाता है। व्यापक को कट कर दीजिए, ठीक है। बैकेलाइट के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फिनोल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फिनोल का। इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे शुद्ध जल कौन सा है? वर्षा जल। सबसे शुद्ध जल कौन सा है? तो आपको वर्षा जल है। सबसे शुद्ध जल कौन सा है? वर्षा जल है, ठीक है। और ये प्रश्न परीक्षा में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, तो याद रखिएगा सबसे शुद्ध जल क्या होता है? कौन सा होता है? वर्षा का जल होता है। कैसे याद रखिएगा आप लोग बताइए। देखिए ऐसे याद रख लीजिएगा कि जब वर्षा होता है ना, देखिए मान के चलिए कि जब अभी आपके अगल बगल में जैसे कि भोज हुआ, पत्ता को लोग फेंक देता है, या कोई जाकर के वहाँ पर मतलब पैखाने कर देता है, पेशाब ही कर देता है, तो वो धरती क्या हो जाता है? नापाक हो जाता है, मतलब अशुद्ध हो जाता है। लेकिन जैसे ही वर्षा होती है तो पूरा धरती क्या होता है? शुद्ध हो जाता है, यानी कि पाक हो जाता है। तो इसलिए याद कर लीजिए इसी ट्रिक पर आप लोग कि सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? अधिकतर इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे नदी मार देते हैं। क्यों मारते हैं नदी? क्योंकि वो सोचते हैं कि नदी में नहाने से, गंगा नदी में नहाने से सब शुद्ध हो जाता है ना, इसलिए नदी मार देते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? वर्षा का जल होता है। अगला प्रश्न है आपका कि रेयोन, क्या चीज? रेयोन जो बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है? आप लोग जरा प्रश्न पर ध्यान दीजिए, क्योंकि घर पे जब आप लोग याद करेंगे तो प्रश्न बनाया हुआ नहीं होगा, इसलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। चलिए बताएंगे आप लोग कि रेयोन जो बनाया जाता है, रेयोन वो आपको क्या चीज से बनाया जाता है? बताइए। देखिए एक बात बताते हैं, जरा ध्यान दीजिए प्रश्न पर जरा ध्यान दीजिए। रेओन मतलब हम बोलेंगे इसको रे ऑन करो, किसी चीज को, मान लीजिए रेडियो टीवी को क्या बोलेंगे? रे ऑन करो। रे ऑन करो तो ये ऑन कब करेगा? उसमें सेल रहेगा तभी ना ऑन होगा। सेल मतलब क्या होता है? बैटरी। सेल मतलब क्या होता है? बैटरी। तो बैटरी रहेगा तभी तो ऑन करेगा ये लड़का। इसलिए उसी पर याद कर लीजिए। इस प्रश्न सबको ट्रिक इसलिए लगा रहे हैं कि बच्चे इसमें बहुत ज्यादा फंसते हैं। रेयोन, नाइलोन, टेफलॉन, ये सब आएगा आपको। चलिए देख लीजिए यहाँ पर रेयोन, रे ऑन, तो हम बोलेंगे रे ऑन करो, रे ऑन करो। रे ऑन अगर किसी को बोलेंगे ऑन करेगा कब? जो उसमें सेल रहेगा तभी तो। रेयोन बनाया जाता है किससे? सेलुलोज से। किससे? किससे बनाएगा? सेलुलोज से। किससे? सेलुलोज से। चलिए अगला प्रश्न है पंकील। क्या लिखा हुआ है? पंकील जल के निःसादन के लिए प्रयोग किया जाता है साधारण फिटकिरी। पंकील जल के, है ना, पंकील जल के निःसादन के लिए, चलिए तो पंकील जल के निष्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? साधारण फिटकरी का। क्या फैक्ट्री बोले क्या? फिटकरी का, साधारण फिटकरी का। पंकील जल को निष्पादन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? साधारण फिटकरी का यूज किया जाता है, ठीक है। पके हुए अंगूरों में, किसमें? पके हुए अंगूरों में क्या होता है? बताइए आप लोग। पके हुए अंगूरों में होता है आपको ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। पके हुए अंगूर में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। अगर मान के चलिए कि आपको कहीं पका हुआ अंगूर मिल जाएगा, आप मुंह में कोच के खाइएगा ना,
क्या कीजिएगा, मुंह में कोच कोच के खाइएगा, इसलिए याद कर लीजिए ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। तो पके हुए अंगूर में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज नहीं बोलिए, ग्लूकोज। ठीक है। अगला प्रश्न है कि साबुन उद्योग को मिलने वाला उत्पाद कौन सा है? साबुन उद्योग को मिलने वाला उत्पाद जो है ग्लिसरोल है। क्या है? ग्लिसरोल। ठीक है ना। साबुन उद्योग को मिलने वाला जो उत्पाद है, उप उत्पाद, वो आपको ग्लिसरोल है। यानी कि क्या हुआ, उप उत्पाद पूछ रहा है, यानी कि साबुन में पहले कौन सा चीज़ मिलेगा फिर वो साबुन बनेगा। ठीक है। तो ग्लिसरोल जो मिलेगा इसके बाद ही साबुन बनेगा। वैसे प्रश्न थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए इसको आप छोड़ ही दीजिए। अगला प्रश्न है कोका कोला, जो आप ठंडा के समय में ठट्ठा कह के पीते हैं, कोका कोला या खट्टा स्वाद किसके अतिरिक्त किसके अस्तित्व के कारण होता है? यानी कि कोका कोला का स्वाद खट्टा जो होता है वो किसके कारण से होता है? तो याद रखिएगा फॉस्फोरिक एसिड के कारण से। किसके कारण से? फॉस्फोरिक एसिड के कारण से। कोको कोला जो है वो खट्टा लगता है किसके कारण से? फॉस्फोरिक एसिड के कारण से। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। प्रश्न क्या बताएं, जल्दी बताइए। कोको कोला का स्वाद खट्टा लगता है, क्यों लगता है? फॉस्फोरिक एसिड के कारण से आपको खट्टा लगता है। अगला प्रश्न है मुद्रणालय। देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा, मुद्रण आलय क्या लिखा हुआ है? मुद्रण आलय। अब मुद्रण आलय मतलब समझ लीजिए, मुद्रण आलय का मतलब होता है छपाई जहाँ होता है, जहाँ छपाई होता है उसको कहा जाता है मुद्रण आलय। छपाई समझते हैं ना, प्रिंट सब नहीं छपता है इलेक्शन में या फिर कोई जैसे ये सब जो है ना मुखी का प्रचार। हाँ, ये अभी ये देख रहे हैं भगवान का जो है, तो ये सब प्रिंट जो होता है वो जहाँ प्रिंट होता है उसको ही कहा जाता है मुद्रण आलय। क्या कहता है? लेकिन यहाँ लगा दिया है मुद्रण आलय, तो जरा समझिए। सबसे पहले मुद्रण मतलब छपाई भी होता है, और मुद्रण का मतलब आपको पैसा जहाँ छपता है वो भी होता है। तो यहाँ पर प्रश्न को पढ़ के हम लोग देखते हैं कि आखिर प्रश्न क्या है। मुद्रण आलय प्रयुक्त मतलब प्रयोग किया हुआ। टाइप धातु किसके एलॉय है? किसके एलॉय है। तो अब आप लोग याद रखेंगे, सबसे पहला याद रख लीजिए कि एलॉय का मतलब जो होता है वो आपको मिश्र धातु होता है। एक प्रश्न पढ़े थे पीछे के क्लास में हम लोग कि जर्मन सिल्वर में किन किन धातुओं का मिश्रण होता है। 3 पदार्थ देखे थे, 3 तत्व देखे थे। एक था आपको तांबा, जिसको हम लोग Cu भी कहते हैं, कॉपर भी कहते हैं। दूसरा था जिंक, जिसको हम लोग जस्ता भी कहते हैं, और तीसरा था आपको निकेल, जिसका संकेत आपको एनाइन। ठीक उसी तरह से जर्मन सिल्वर बनाने में उसका यूज किया जाता है। और एक प्रश्न फिर आपको आएगा बर्तन बनाने में। एक प्रश्न पूछता है कि बर्तन बनाने में जो प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त मतलब प्रयोग किया गया, बर्तन बनाने में जो प्रयोग होता है जर्मन सिल्वर, वो एलॉय है, यानी कि वो मिश्र धातु है। यहाँ पर 2 प्रश्न बन रहा है, जरा इस प्रश्न को आप लोग देख लीजिए। इस प्रश्न को आपको हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर है जर्मन सिल्वर, यहाँ पर क्या है आपको, ये बर्तन बनाने में जर्मन सिल्वर। अब यहाँ पर एक प्रश्न पहले बन गया कि जर्मन सिल्वर का उपयोग कहाँ किया जाता है? बर्तन बनाने में। एक प्रश्न बना। दूसरा प्रश्न है आपका कि जर्मन सिल्वर अब बर्तन बनाने में, ये नहीं भी याद रखिएगा, सीधे याद रखिएगा कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर का, जिंक का और निकेल का। बस यही प्रश्न था जो कि हम पहले काट दिए थे। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, और ये अच्छा प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो याद रखिएगा कि जर्मन सिल्वर का उपयोग कहाँ किया जाता है? अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि बर्तन बनाने में, अर्थात जर्मन सिल्वर में किन किन तत्व का यूज किया जाता है? प्रश्न समझ में आ गया। अब बताइए कि वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया का क्या नाम है? और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाइड्रोजीनेशन। ध्यान दीजिए आप लोग कि मुद्रण आलय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय है? एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु। मिश्र धातु मतलब मिलावट, समझ लीजिए सीधा सीधा। ठीक है ना, कि इसमें आपको कौन कौन सा धातु मिला हुआ रहता है। तो देखिए मुद्रण आलय में मतलब जहाँ पर मुद्रण होता है, जहाँ पर पैसा छपता है, उस मुद्रण आलय में कौन कौन सा धातु मिल करके तब पैसा बनता है? बताइए। सीसा और एंटीमनी। बताइएगा। सीसा और एंटीमनी। वैसे भी मनी का मतलब पैसा होता ही है, और दूसरा है आपको सीसा। ठीक है ना। तो अगर नहीं याद रहे तो आप याद रख लीजिएगा सी और ए। यानी कि जब आप सीए का पढ़ाई कीजिएगा, सी से चार्टर्ड और ए से अकाउंटेंट, जब सीए का पढ़ाई कीजिएगा तो आप मुद्रण आलय में आपको नौकरी होगा। बस ये सोच लीजिए, जब सीए का पढ़ाई कीजिएगा तो क्या चीज में नौकरी होगा? मुद्रण आलय में। इसलिए याद कर लीजिए कि मुद्रण आलय में आपको 2 गो चीज होना चाहिए, 2 गो धातु, सी और ए। तो सी से याद कर लीजिए क्या चीज? सीसा। देखिए
सी ए है ना, तो ऐसे याद कर लीजिए। देखिए सी और ए, तो सी से सीसा और ए से क्या हो गया? एंटीमनी। सी से सीसा और ए से एंटीमनी। बताइए मुद्रण आलय में जो धातु का यूज क्या आता है वो कौन सा धातु होता है? चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है अशुद्ध कपूर के बारे में। अशुद्ध कपूर को जो शुद्ध हम लोग करते हैं वो किस विधि से करते हैं? अशुद्ध कपूर को हम लोग शुद्ध जो करते हैं वो किस विधि के द्वारा? देखिए एक प्रश्न अधिकतर परीक्षा में पूछता रहता है कि ठोस पदार्थों को सीधे वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा उसे हम लोग उदरपातन कहते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो बताते हैं। आप थोड़ा सा नमक लीजिएगा और घर पे तावा जानते हैं ना, या लोहिया जिसमें खाना बनाते हैं, जिसमें आप खाना बनाते हैं उस बर्तन में आप जब आप टेम्परेचर दीजिएगा, ताप दीजिएगा, उसके बाद ऊपर से थोड़ा नमक डालिएगा। नमक नहीं तो आप ये कपूर डालिएगा। आप क्या महसूस करते हैं? कभी ऐसा किए हैं क्या? वह पानी बन जाता है? नहीं, पानी नहीं बनता। तो क्या बनता है? जैसे हम लोग नमक डालते हैं उस पर तो वह आपको वाष्प निकलता है, भाप निकलता है। ठीक वही कपूर में भी होता है। तो वही बात है, नमक पहले क्या था? ठोस था। कपूर पहले क्या था? ठोस था। और जैसे ही उसको हम क्या किए? गर्म किए तो वह गैस बन गया, भाप बन गया, यानी कि गैस बन गया। तो याद रखिएगा कि ठोस पदार्थों को सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? उदरपातन कहलाता है। उदरपातन कहलाता है। बात समझ में आया? अगर आपको उदाहरण पूछे कि उदरपातन का एक उदाहरण दीजिए तो याद रखिएगा कि अशुद्ध कपूर जो होता है ना उसको शुद्ध किया जाता है उसी विधि से, उदरपातन विधि से। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो बताएंगे आप लोग कि उत्प्लावक बल का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है। तो अशुद्ध कपूर को शुद्ध कैसे किया जाता है? उदरपातन के द्वारा, उदरपातन विधि के द्वारा। अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम को जो शुद्ध किया जाता है, एल्युमिनियम को जो शुद्ध किया जाता है वह किस प्रक्रिया के द्वारा? बताइए। विद्युत अपघटन के द्वारा। एल्युमिनियम को जो शुद्ध किया जाता है किस प्रक्रिया के द्वारा? विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। ठीक है। अब फिलहाल में अभी हम एक प्रश्न पढ़े थे जो कि आपको वो भी आपको विद्युत अपघटन के द्वारा ही शुद्ध किया जाता था। बताइए कौन सा ऐसा प्रश्न था? तांबा का शुद्ध। बिल्कुल। तो तांबा को भी देखिए, अब याद रखिएगा आप लोग कि एल्युमिनियम की शुद्धता की बात हो या तांबा की शुद्धता का बात हो, इस दोनों को जो शुद्धिकरण करेंगे वो किसके द्वारा? और उसमें ट्रिक दिए थे कि तांबा के बर्तन का यूज कब होता है घर में? जब कोई घटना हो जाता है, जब कोई मर जाता है तब। इसलिए याद रख लीजिए कि तांबा कहे या एल्युमिनियम कहे, इस दोनों का जो शुद्धिकरण का काम होता है किस प्रक्रिया के द्वारा? विद्युत अपघटन के द्वारा। बात समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न अब चलते हैं हम लोग। लिखा है कि बहुत अधिक पकाना। सही बात है। अगर आप खाने को खूब अधिक पका दीजिए, खूब अधिक पकाने का मतलब समझ में आ गया ना? बड़ी देर तक उसको पकाइए। खाद्य तेलों को बार बार प्रयोग करने से अत्यधिक अवांछनीय हो जाती है। अवांछनीय मतलब होता है, अवांछनीय मतलब जो उचित नहीं हो। अवांछनीय मतलब क्या होता है? जो उचित नहीं हो, मतलब जो नहीं होना चाहिए। कहता है कि बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों को बार बार प्रयोग करना यह अवांछनीय है, यानी कि यह उचित नहीं है। क्यों नहीं है? तो क्योंकि कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजपायरीन पैदा होते हैं। कहने का मतलब ये है, इसको कट कर दीजिए। ठीक है। ये याद रखिएगा कि अगर बार बार तेल, जैसे बाहर देखिएगा चॉप बम बॉडी सब जो खाते हैं आप लोग, तो चॉप बम वाला सब क्या करता है कि आज जो तेल बच गया अगले दिन भी रख देता है, फिर उसमें जो बच गया फिर नेक्स्ट डे रख देते हैं। तो इससे उसमें ये खाना हमारे लिए वांछनीय है या अवांछनीय है? अवांछनीय, मतलब यह उचित नहीं है। इसीलिए हम लोगों को पेट खराब होने की आशंका, लीवर बढ़ने की आशंका, गैस बनने की आशंका जो होती है वो सब खाने से, ये सब भी वजह होता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो याद रखिएगा कि उसमें क्या होता है कि बार बार प्रयोग करने से उसमें बेंजपायरीन पैदा होते हैं। क्या पैदा होते हैं? क्या पैदा होते हैं? बेंजपायरीन पैदा होते हैं। ठीक है ना? देखिए अब जब बॉडी उड़ी जो खाने के लिए जाते हैं, जो बार बार तेल का यूज़ करता है, तो बेंच पर बैठ के खाते हैं ना, बेंच पर बैठ के खाते हैं और पैर को झुलाते रहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए याद कर लीजिए, चूंकि क्वेश्चन थोड़ा अल्टर है इसलिए इसको याद रखने का ट्रिक ये याद रखिएगा कि बेंच पर जाकर के बैठते हैं और पैर को झुला झुला के क्या करते हैं? खाते हैं। तो इसलिए बेंच से याद कर लीजिए बेंच, और पैर से याद रख लीजिए पायरीन। बेंच पायरीन, यानी कि बहुत अधिक पकाने से और खाद्य तेल का बार बार यूज करने से वह अवांछनीय है, यानी कि वो अच्छी बात नहीं है, वो उचित नहीं है। तो ऐसा क्यों है?
ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें बेंजाइरिन, हाँ बेंजपायरिन पैदा होता है जो कि शरीर के लिए क्या होता है ना, लॉस देने वाला होता है। इसलिए जो है सो इसका उपयोग आपको जो है करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि कपड़े से जंग के धब्बे, होम साइंस में पढ़े थे आप कि धब्बे कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी बताइए आप। चलिए, तो कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? तो ऑक्जेलिक अम्ल का। किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए, तो कपड़े का जो जंग का धब्बा होता है, मतलब कपड़े में जो अगर जंग का धब्बा लग जाता है ना, जंग का धब्बा मतलब समझते हैं ना, लोहे में जो जंग लगता है उसका भी धब्बा लग जाता है। अगर कपड़े पर लग जाए तो उसका धब्बा लग जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, खनिज धब्बा अलग होता है। खनिज का मतलब पेट्रोल डीजल मोबिल, खनिज वो होता है। खनिज मतलब धरती के अंदर से निकलने वाला पदार्थ वो, हाँ, तो खनन मतलब खन करके वही ना निकाला जाता है वो पेट्रोल डीजल निकाला जाता है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो वो खनिज धब्बा हो गया। और जंग का धब्बा जो होगा कि लोहा के माध्यम से जो आपको लगता है वो आपको हो गया जंग का धब्बा। तो जंग का धब्बा जो अगर छुड़ाने की जरूरत हो तो हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ऑक्जेलिक अम्ल का यूज करेंगे। ठीक है ना, जंग का धब्बा हटाने के लिए किसका यूज करेंगे? ऑक्जेलिक अम्ल का यूज करेंगे हम लोग। चलिए, तो बताइए आप लोग कि कपड़े से अगर जंग का धब्बा हटाना हो तो आप किस चीज का यूज करेंगे? क्या कभी आप लोग को कपड़े में जंग का धब्बा लगा? हाँ, ये लगा, शराब के भी देखिए लगा। चलिए, तो जंग का जो धब्बा है उसको हटाने के लिए आप किसका यूज कीजिएगा? अम्ल का यूज कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। फ्री ऑन, क्या लिखा हुआ है? फ्री ऑन का प्रयोग आप जो प्रयोग करते हैं वो किसके रूप में करते हैं? फ्री ऑन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, अब अभी हम लोग को फैन तो इसमें नहीं लगी हुई है, तो फ्री में ऑन हो गया है अपने आप। क्या चीज? हवा। फ्री में ऑन हो गया है हवा, इसलिए फ्री ऑन का प्रयोग, अभी हवा आती है तो हम लोग को ठंडा लगता है, तो ठंडा का ही दूसरा नाम है प्रशीतन। क्या नाम है? प्रशीतन। ठीक है ना, तो प्रशीतन प्रदान करता है, इसलिए याद रखिए, जरा ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर, वर्ड पर ध्यान दीजिए। फ्री ऑन का प्रयोग किसके लिए क्या आता है? प्रशीतन के लिए। किसके रूप में? प्रशीतक का अंग्रेजी होता है फ्रीजिंग करना। क्या होता है? फ्रीजिंग। तो फ्रिज में आप लोग किसी वस्तु को रखते हैं किसके लिए? ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के लिए रखते हैं, रोगाणु रहित रखने के लिए रखते हैं। उसको ठंडा हो जाता है, वो टेम्परेचर को कंट्रोल के रखता है, लेकिन क्या है कि वह रोगाणु रहित करने के लिए फ्रिज में रखते हैं। स्वाद खराब हो जाता है। चलिए, तो बताइए कि फ्री ऑन का प्रयोग जो किया जाता है वो आपको किसके लिए क्या होता है? प्रशीतन का अंग्रेजी क्या होता है? फ्रीज। क्या होता है? फ्रीजिंग होता है। क्या होता है? फ्रीजिंग होता है। चलिए, अगले प्रश्न में चलते हैं। कपड़ों तथा बर्तन को साफ करने के लिए प्रयुक्त मतलब प्रयोग किया हुआ या प्रयोग किया गया। प्रयुक्त मतलब तो कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में, डिटर्जेंट का मतलब क्या होता है? सर्फ, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, यदि बोले तो उसको मार्जक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्जक बोलते हैं। ठीक है, तो डिटर्जेंट में क्या होता है? उसमें होता है सोडियम कार्बोनेट। बताइए, इससे पहले भी चर्चा किए थे कि पहले जो धोबी लोग यानी कि रजक लोग जो कपड़ा साफ करते थे वो क्या चीज से? सोडियम कार्बोनेट से। सोडा से यानी कि सोडियम कार्बोनेट से, है ना। तो इसलिए धोने वाला सोडा इसीलिए कहा जाता है उसको। और साथ में डेकाहाइड्रेट भी है। डेकाहाइड्रेट और सोडियम कार्बोनेट। याद रखिए कि कपड़ों और बर्तन को साफ करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो आपको उसमें डिटर्जेंट में क्या सब होता है वो पूछ रहा है। सोडियम कार्बोनेट तो याद रहेगा, और दूसरा में याद रखना है डेकाहाइड्रेट। क्या है? डेकाहाइड्रेट। तो एक ये नया है, इसको याद रखिएगा, डेकाहाइड्रेट है। क्या है? डेकाहाइड्रेट और सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो बताइए सोडियम कार्बोनेट का अन्य नाम क्या होगा? जल्दी बताइए आप। तो बताएंगे आप लोग, फटाफट से बताइए। ये एक नया क्वेश्चन है, बताइए कि डिटर्जेंट जो आप यूज करते, देखिए यहाँ पर बर्तन और ये कपड़ा डाल करके क्वेश्चन को केवल घुमाया है, बात कुछ भी नहीं, बात इतना ही पूछ रहा है कि डिटर्जेंट में क्या सब होता है, यानी कि सर्फ में क्या सब होता है? सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट। क्या होता है? डेकाहाइड्रेट। अब ऐसे बोली तो
कि डिटर्जेंट में सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट होता है। डेकाहाइड्रेट होता है। क्या होता है? चलिए यहाँ तक प्रश्न समझ में सभी को आ गया होगा। तो बताइए डिटर्जेंट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? और अपमार्जक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तब अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। लौह अयस्क है, लौह अयस्क है, लौह अयस्क को परागलित करने के लिए, परागलित का मतलब होता है गलाना। परागलित का मतलब क्या होता है? लौह अयस्क को परागलित करने के लिए मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए मैग्नीज और चूनास्म खनिजों का। ये भी एक नया प्रश्न उभर के आ गया आपके सामने, तो इसको भी याद रखिएगा कि यदि आपको लोहा को गलाना हो, क्या करना हो? लोहा को गलाना हो तो आप दो चीज का यूज कीजिएगा, एक मैग्नीज का और दूसरा है चूनास्म खनिज का। किसका? आप क्वेश्चन को देख करके फटाफट से 2-4 बार बोलिए आप लोग। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं हम लोग। किस कारण से शीतकाल की तुलना में, शीतकाल की तुलना में, ध्यान दीजिए ये प्रश्न आप लोगों को पहले से भी आता होगा, किस कारण से ठंडे के समय की तुलना में गर्मी के समय में अधिक मछलियां मर जाती है? गर्मी के समय में अधिक मछलियां मर जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण। अपक्षय का मतलब होता है अपक्षय का मतलब होता है घटना। अपक्षय का मतलब क्या होता है? घटना। यानी कि ताप जब बढ़ता है तो ऑक्सीजन का, गैस का दबाव कम जाता है। याद रखिएगा, जब ताप बढ़ेगा, इसीलिए जब आप पर्वत पर चढ़ते हैं तो गैस क्या होता है? कमता है। और कौन सा गैस कमता है? ऑक्सीजन गैस कमता है। इसीलिए पर्वतारोही जो होता है वह एक सिलेंडर लेकर के जाता है ताकि उसको कोई दिक्कत नहीं हो। बात समझ में आ रहा है कुछ? तो बताइए कि गर्मियों के अपेक्षा, ठंडों के अपेक्षा गर्मियों में मछलियां अधिक मरती है ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण से। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है परमाणु के कितने संघटक हैं? 3। तो परमाणु का 3 मौलिक कण है। और कौन कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। देखिए न्यूट्रॉन होता है आवेश रहित, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋण आवेश होता है। और वही अगर प्रोटॉन की बात करें तो आप लोग बताइएगा कि इस पर धन आवेश होता है कि ऋण आवेश होता है। हमसे एक चीज आप लोग सीख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। वही अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का खोज किसने किया था? और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में आपको कौन सा प्रश्न सबसे अच्छा लगा वो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।